बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस्लाम चैनल उर्दू के लंदन स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अरशद और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी। इसका सेगमेंट आस्क ए जीपी। और जब मैं बात करता हूं आस्क ए जीपी में, तो उसमें आपको पता है मेरे साथ जो जीपी मौजूद होते हैं वो मेरे और आपके हर दिल अज़ीज़ जनाब डॉक्टर इमरान गोहर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द स्टूडियो। नाज़रीन, आपको पता है कि पेंडेमिक का जो अरसा गुजरा उसके बाद अभी तक जो है वो कोविड की बाज़गश्त हम सुनते हैं, मंकी पॉक्स की बाज़गश्त हम सुनते हैं, नया एक वेरिएंट, नया वायरस, जिससे बहुत सारे जो लोग हैं उसको जानना चाह रहे हैं कि वो क्या चीज़ है। और फिर कोविड जो है वो अभी तक हमारी इन ज़िंदगियों के अंदर किसी ना किसी तरह मौजूद है, केसेस आ रहे हैं और उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। हम आज के इस प्रोग्राम के अंदर इन दो चीज़ों पर भी बात करेंगे। और लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें हम जो चीज़ सबसे अहम डिस्कस करते हैं वो होते हैं आपकी अपनी सेहत के मतलब या आपके अपने अजीज़ व अक़ारब की सेहत के मतलब सवालात और उनके जवाबात। तो आप हमें यहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं, बराह रास्त कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर इमरान गोहर साहब से अपनी सेहत के हवाले से और जो आपके कोई अजीज़ व अक़ारब हैं उनकी सेहत के हवाले से आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि जब भी आप बात करें तो कोशिश किया करें कि आप मुख्तसर बात करें और जामे अंदाज के अंदर आप अपना सवाल पुट करें। और उसमें दो तीन चीज़ें जो है वो असेंशियल होती हैं कि आप अपनी एज बता दें, अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो भी डॉक्टर साहब के साथ शेयर कर दें। वेट बाज़ात उसकी ज़रूरत पड़ती है और जो कुछ लोगों की ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह आई होती हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने अगर कोई सवाल आपसे पूछना है तो वो डॉक्टर साहब के आप सवाल का इंतज़ार करें तो वो भी आपसे इस हवाले से बात कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने जो बात की है कि कोविड स्टिल जो है ना वो कहीं नहीं गया। बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो कोविड की शिकायत कर रहे हैं, बल्कि रोज़ाना डेली बेसिस पे कोई ना कोई न्यूज़ आ रही होती है कि कितने केसेस जो है ना रिपोर्ट हो गए हैं। और ये बताइए कब तक हमारी ज़िंदगियों से जाएगा या नहीं जाने वाला अब ये? मुझे तो नहीं लगता इस वक्त जाने वाला है एक्चुअली, बल्कि सितंबर से तो नई कैंपेन शुरू हो रही है जीपी सर्जरीज़ के थ्रू। मुख्तलिफ इलाक़ों में थोड़ी मुख्तलिफ होती है कैंपेन, लेकिन जो कैंपेन स्टार्ट हो रही है वो रीवैक्सीनेशन की वो स्टार्ट हो रही है और लोगों को दोबारा से वैक्सीन दी जाएगी कोविड की। आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ये सवाल अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि आखिर इससे हमारी कब जान छूटेगी। मुझे बिल्कुल मैं इसका मुझे आंसर नहीं पता, क्योंकि अभी हम महीना 2 महीने पहले तक हम सोच रहे थे कि इट्स ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड नाउ, बट सडनली अगेन देयर इज़ अनदर सर्ज। और पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। और वो लोग जो कि वैक्सीनेटेड हैं उनमें कुछ लोगों को डेफिनेटली हॉस्पिटलाइजेशन भी हुई है, ज़्यादातर क्यों नहीं हुई हैं, अमवात भी नहीं हुई हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हाँ, केसेस काफ़ी सारे हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जो केसेस जिन लोगों को कोई मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन पे हैं, कैंसर के पेशेंट हैं या जिनको लंग्स की कोई तकलीफ़ है, तो उनको काफ़ी सीरियस सिम्टम्स हो रहे हैं सांस के। तो डेफिनेटली मैं लास्ट प्रोग्राम में भी हमारी इस मौजू पे बात हुई थी कि लोगों को चाहिए कि वो जब पब्लिक प्लेसेस पे जाएं और इफ़ दे आर अ हाई रिस्क देन दे शुड वेयर अ मास्क एंड स्ट्रिक्टली फॉलो द गाइडलाइंस विच इज़ बेसिकली हाथ की सैनिटाइजेशन करें, क्लोज कॉन्टैक्ट से बचें, 2 मीटर का फासला रखें। जस्ट अपनी सेफ्टी के लिए भी करें ये, क्योंकि अक्सर लोग, जैसे मैं बताया, कि हॉस्पिटल्स जा रहे हैं या जीपी सर्जरी जाते हैं, वो मास्क नहीं पहनना चाहते, हालांकि वो काफ़ी उम्र रसीदा हैं, काफ़ी उनके साथ प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन देखें, अपना ख्याल खुद रखें, इसमें कोई कोविड अभी गया नहीं है। खामखा के लिए अपने आप को रिस्क एक्सपोज करना और फिर उन तमाम सिम्टम से दोबारा अब मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं 5-5, 6-6 दफ़ा उनको हो गया बेचारों को, और ऑल्दो दे आर फाइन बट लुक आई मीन इट कैन टेक फ्यू वीक्स टू रिकवर एक्चुअली। फिर वही पोस्ट वायरल फटीग और तमाम जो सिम्टम्स हैं वो लंबे खींचे आते हैं। तो इसके लिए वाहिद यही मेरी एडवाइस है कि आप वो करें। और एक्चुअली आपको शायद याद हो, लास्ट टाइम हमारा एक लास्ट सवाल था, मुझे भी याद आ गया बात पे, कि जॉइंट की स्वेलिंग के बारे में किसी ने हमसे पूछा था। सही है। और वो पूरा जो मैं बताना चाहता था उसमें नहीं हो सका था। अगर हमारे पास कॉलर नहीं है तो मैं उसको बिल्कुल तो वो बेसिकली जॉइंट की जो सवाल था वो हाथ में स्वेलिंग का था और हाथ के अंदर दर्द का सवाल था कि
हाथ में स्वेलिंग हो जाती है, नकल्स में स्वेलिंग और उंगलियों पे स्वेलिंग हो जाती है। तो दो चीज़ें मैंने उनको शायद बताया था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है, जिससे कि नकल्स में स्वेलिंग और हाथों में स्वेलिंग वगैरह, जोड़ों में दर्द और स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो भी एक बहुत कॉमन है, जिसमें कि वेयर एंड टेयर ऑफ द जॉइंट स्पेसिस हो जाती है। अक्सर नकल्स जो है ना वो स्वान नेक अपीयरेंस हम कहते हैं वो हो जाती है, और काफ़ी मोटे हो जाते हैं उंगलियों के जॉइंट्स जो हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने जीपी से रजू करके एक्सरे करवा लें और अपना रूमेटॉइड फैक्टर भी चेक कर लें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो किसी शख्स को भी अगर जॉइंट में स्वेलिंग रिकरेंट हो रही है हाथ में या पाँव में ख़ास के, तो अपने डॉक्टर से रुजू करके उसकी ब्लड टेस्ट और एक्सरे वगैरह ज़रूर कराएं और देख लें कहीं उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है, क्योंकि अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और इसको जल्दी तशख़ीस हो जाती है तो इससे आप काफ़ी बच सकते हैं। अदरवाइज़ इट कैन बी क्वाइट डिसेबलिटी, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से प्रोग्राम के दरमियान में भी बात करेंगे, लेकिन मुझे एक चीज़, आप कोविड का एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि पहले जो उसकी सिम्टम्स थी डिफरेंट थी, कि आपको जायका जो है वो महसूस नहीं हो रहा, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि किस तरह की, आपको खुशबू नहीं आ रही किसी किस्म की आपकी, लेकिन अभी जो रिसेंट सिम्टम्स हैं उसके अंदर एक बुखार का और गले की खराश का जो है ना वो इजाफा हुआ है। बिल्कुल सही। अमूमी तौर पर ये पहले जो पेंडेमिक का एरिया रहा है, वक्त रहा है, ड्यूरेशन, उसमें ये चीज़ कंसिडरेबल नहीं थी। तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये कौन सी नई सिम्टम जो है इसके अंदर ऐड ऑन हो गई। नहीं, एक्चुअली ये सिम्टम्स तो पहले भी थी है, लेकिन इस वक्त ज़्यादातर लोगों की सिम्टम्स ये आ रही हैं। सिम्टम्स गले में खराश और बुखार और ये सब तमाम चीज़ें पहले भी थी, लेकिन हाँ इस वक्त जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ज़्यादातर जो पेशेंट हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो इन तमाम सिम्टम्स का ही कर रहे हैं। एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है, कम से कम इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन और आपकी खुद मुदाफ़त ने काम किया है बेसिकली। और ये असल में जो वायरस ख़तरा पैदा करता था, हम ये बात 12 पहले भी कर चुके हैं कि असल वायरस जो ख़तरा पैदा करता था जब ये आपके लंग्स में जाता है, और अगर आपने इसको वहाँ जाने से रोक दिया है या आपकी इम्यूनिटी ने उसको रोक दिया, जो भी कह लें, तो वो फिर आपको जस्ट एज एनी अपर एयरवे इन्फेक्शन या वायरल के तौर पे आपको सिम्टम देता है, गले में खराश, खांसी, बुखार एक्सेट्रा, टायर्डनेस वगैरह, और वो अपना कोर्स पूरा करके 7 दिन में या 5 दिन में बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसके लिए बेहतरीन तरीक़ा यही है कि आप घर पे रहें, सेल्फ आइसोलेट करें, सिम्टोमेटिक केयर करें, और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई हाई रिस्क पेशेंट है या एस्मेटिक है, COPD का पेशेंट है या कैंसर का पेशेंट है, तो अपने डॉक्टर से रजू कर लें। बल्कि आजकल कुछ एंटीवायरल जो हैं वो ट्रायल भी हो रही हैं, जो कि आप अपने GP से रजू कर सकते हैं, और अगर आप हाई रिस्क हैं तो वो आपको एंटीवायरल का ट्रायल भी किया जा सकता है, लेकिन वो मखसूस जगहों से प्रिस्क्राइब हो रही है, और वो ज़ाहिर है आप अपने डॉक्टर से रुजू करके बता सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आप बताएं, मैं पहले अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जो टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आप कॉल बैनर देख सकते हैं, नंबर आपको सामने आ रहा है, तो आप डॉक्टर इमरान गोहर से अपनी सेहत के हवाले से किसी भी किस्म का सवाल करके उनकी राय जो है वो ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी गुज़श्ता दिनों UK के अंदर जो है ना रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है, यानी अभी तक यहाँ का जो रिकॉर्ड था वो 40 से नीचे था, लेकिन अभी 40.2 तक जो है ये गई है, तो हीट वेव आई है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो 50 की गर्मी बर्दाश्त कर सकते थे वो एडजस्टेबल हो गए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिनके लिए वाक़तन इसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, और आपको पता है यहाँ कुछ इंसिडेंट भी हुए उस वेव की वजह से। तो इस तरह की वेव्स जो हैं, हीट वेव्स, उनसे हम अपनी बॉडी को फिज़िकली किस तरह से बचा सकते हैं और किस तरह से अवॉइड रख सकते हैं, अपनी सेहत को किस तरह से हम मेंटेन रख सकते हैं? एक बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है, और एक बात ये देखी गई है कि हीट वेव्स जो यूरोप में पहले शायद 5 साल 10 साल में एक आती थी, अब ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में हर साल कहीं ना कहीं हीट वेव आती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, टेम्परेचर इज़ राइजिंग, और ये अब हर साल का एक बन चुका है, हर साल या दूसरे साल आपको होती है। तो पहली तो बात ये है कि ये हकीकत है कि हीट वेव्स जो हैं वो ऐसा नहीं कि अब आप 10-10 साल में एक देखेंगे, अब मोर फ्रिक्वेंट है और मोर जल्दी जल्दी आएंगी। एक जो चीज़ एशियन कम्युनिटी में मैंने बहुत देखी और लोगों का जो रिस्पॉन्स था इस हीट वेव के बारे में, वो ये था कि हम तो फ़लाँ जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ तो 50-50 डिग्री टेम्परेचर होता है, या वहाँ 40-40 डिग्री टेम्परेचर होता है।
ठीक है आप शायद ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन आप यहाँ पे 30-30 साल से, 40-40 साल से, 50-50 साल से रह रहे हैं, आपकी बॉडी क्लाइमेटाइज नहीं है अब उन तमाम टेम्परेचर के लिए। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप 50 साल पहले ऐसी जगह पे थे या पैदा हुए थे, तो उससे आपकी बॉडी का इस वक्त कोई ताल्लुक़ नहीं है, और आप भी उसी तरह वनरेबल हैं जिस तरह के इस कंट्री के जो नेटिव लोग हैं वो हैं। याद रखिए कि आपकी जो बॉडी है वो, अगर आप किसी भी नई जगह रहते हैं, अल्लाह ताला का एक ऐसा निज़ाम है कि वो क्लाइमेटाइज हो जाती है उस जगह के मौसम के मुताबिक बेसिकली। तो चाहे वो एशियन हो या जो भी हो, उनको भी उसी तरह की केयर करनी है जैसे कि यहाँ के नेटिव लोगों की। इस बात को डॉक्टर साहब आपने मज़ीद आगे बढ़ाना है, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ और उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिजवान बेटा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम आंटी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? हाँ मैं बिल्कुल अस्सलाम ठीक हूँ। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसी हैं गुलशन? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ। आप हज पे तो नहीं गए? नहीं, मैं हज पे नहीं गया, मैं हज कर चुका हूँ पहले, एक कर लिया मैंने। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो मैंने कहना था कि मैं एस्प्रिन 7-8 महीने से ले रही हूँ मुसलसल। जी जी, एस्प्रिन। तो ये अगर कोई नुकसान तो नहीं देगी ये? नहीं तो किसने बोला आपको एस्प्रिन लेने के लिए? जी एक टैबलेट ले जी। क्या वो जो हार्ट का आपका मसला हुआ था उस सिलसिले में? जी जी उसी के लिए है ना। हाँ नहीं ठीक है, वो तो आपको प्रिवेंटेटिव है, आप लाइफ लॉन्ग ले सकती हैं उसको। अगर आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप 75 मिलीग्राम जो है एस्प्रिन वो ले लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मेक श्योर करें कि पेट खाली पेट ना लें, और अगर कोई आपको रिएक्शन नहीं होता तो ये तो लाइफ लॉन्ग है। इट्स लाइक अ प्रिवेंटेटिव मेडिकेशन होती है ये, जो कि अगर किसी शख्स को भी कोई हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि उनको लाइफ लॉन्ग लगा दी जाती हैं, तो उसमें एस्प्रिन भी एक है। तो बिल्कुल आप लें और उसको मेरे ख्याल में तो लाइफ लॉन्ग होगी, उसको जारी रखें। मैंने एक बात और भी कहती है। जी जी वो ये है कि डॉक्टर साहब मुझे ना बात वक्त मेरी उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। अच्छा, जी क्रैम्प्स से होते हैं? क्रैम्प्स जिस वक्त मैं जरा कमजोरी महसूस करती हूँ ना, तो किसी वक्त तो मैं जरा ठीक होती हूँ, किसी वक्त कमजोरी महसूस करती हूँ, मेरी उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। जी, ये आपके क्रैम्प्स कह रही हैं आप, जैसे क्रैम्प्स आते जी हैं? बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। अच्छा, और वो आपके पाँव हाथ में होते हैं या सिर्फ हाथ में? हाथ की उंगलियों में होते हैं। जब मैं कमजोर महसूस करूँ तो मैं कमजोर हूँ, तो वैसे तो वो पाँव में या पिंडलियों में तो कभी कभार हो जाता है, लेकिन ये मेरे हाथों में होता है। आप गुलशन डायबिटिक हैं कि नहीं है? नहीं जी नहीं मुझे वो नहीं है। और ये कब से हो रहा है ये आपको क्रैम्प्स वाला? ये जब मुझे वीकनेस होती है ना तब मैं महसूस करती हूँ। आज मुझे हुआ है। तो पानी वगैरह पी रही हैं आप सही से? पानी की कमी की वजह से भी अक्सर हो जाता है ये। पानी वगैरह पी रही हैं? पानी की कमी से। अच्छा, पानी वैसे पीती तो हूँ, लेकिन चलो और पी लूंगी मैं। पानी की ज़्यादा कर लें, और उसके बाद मुझे बताइएगा अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो कुछ और वजूहत होती हैं, दवाइयाँ भी कुछ कर सकती हैं, लेकिन अभी आजकल के लिहाज से तो क्रैम्प्स वगैरह जो है ना वो आप कम पानी की वजह से भी होता है, बाज़ दफ़ा दवाइयों की वजह से भी होता है। तो अभी तो फ़िलहाल जैसे हालात चल रहे हैं गर्मी वगैरह का, पहले पानी का ट्राई करके देखें और फिर मुझे बताइएगा आप, कि फिर हम आपको दूसरी चीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, आप वो हीट वेव की बात कर रहे थे और आप ये कह रहे थे कि मोस्ट लाइकली हमें हर साल जो है ना वो आप ये देखने पड़ेगी। वो बात आपकी तकरीबन मुकम्मल नहीं हुई थी जब आंटी की कॉल आ गई, तो उसको आप कैसे मज़ीद एलेबोरेट करते हैं कि आपकी जो सेहत है उसको आपने फिर उसके मुताबिक मेंटेन रखना है? देखिए रिजवान, सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे तो ये जो इस हीट वेव में एक जो चीज़ लगी वो ये थी कि जो कि हम लोग के यहाँ पे घर वगैरह है ना, वो उसमें भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ है कि वेंटिलेशन के इश्यूज़ हैं, हीट रिटेन करने के इश्यूज़ हैं। तो अब ये भी सोचना पड़ेगा कि हम जो घर बन रहे हैं नए या जो पुराने भी घर हैं बेसिकली, उनके अंदर इस तरह की हीट वेव्स को टैकल करने के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ। अब मुझे नहीं लगता कि एयर कंडीशनिंग जो है वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है या होगा, लेकिन आई एम श्योर कि इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि इस तरह की हीट वेव्स की सूरत में घर आपका कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्म हो जाते हैं, और अक्सर पेशेंट तो इस वजह से भी डिहाइड्रेटेड हो गए और बड़ा लेथार्जिक, और उनकी पूरी हर चीज़ अफेक्टेड हो जाती है। तो आई थिंक आने वाले वक्त में सबसे पहले ये भी देखना चाहिए कि घर जो है यहाँ के वो किस तरह टैकल कर सकते हैं हीट वेव को। सिर्फ पानी पीने से तो टैकलिंग नहीं हो सकती, लेकिन जो भी है इसमें ये भी ज़रूरी है। जहाँ तक सेहत की बात है तो उसमें सबसे पहले तो हम हर समर में अपने आप को ये देख लें कि अगर आपके पास फ़ैन है तो वो सही काम कर रहा है,
या आपके पानी का जो मसले हैं, ये तमाम चीज़ों को, अब जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ देखी वो ये कि बहुत सारे लोगों में कोई चेंज ही नहीं आया। उन्होंने जनाब हीट वेव से पहले भी जितना पानी पीते थे वो हीट वेव में भी पीते रहे और बोलते हमें कुछ नहीं होता। मसला ये है कि आप वेट, आप कोई भी सुपरमैन या सुपर वुमन नहीं है, इसलिए आपको तमाम लोगों को जो है ना इस चीज़ों को सीरियस लेना पड़ेगा। सारी चीज़ों को फिर बैलेंस रख के जो है ना वो करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक कॉलर है हमारे साथ और उनसे पूछते हैं कि वो आपसे क्या सवाल करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप प्लीज क्वेश्चन कीजिए डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे ये पूछना है कि एंजाइटी क्यों होती है? एंग्जाइटी? हाँ जी 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 मेरा बेटा है 23 इयर्स ओल्ड। ओके। वो अभी तो स्टडी कर रहा है माशाल्लाह, PhD कर रहा है, लेकिन जब से वो यूनिवर्सिटी में गया है उसको उस वक्त से आज तक उसको एंजाइटी होती है। लेकिन वो टैबलेट देता है, लेकिन थोड़ा सा आराम आता है, लेकिन फिर ज़्यादा हो जाता है। उसकी दवाई का सर्कल अब बढ़ रहा है। ये एंजाइटी क्यों होती है? मैं आपसे ये सवाल। बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपसे कुछ सवाल पहले करना चाहता हूँ। उसकी एज आपने 23 बताई है। हाँ जी। और जब से उसको एंजाइटी हुई है वो दवाइयों का कुछ नाम पता है आपको? कौन सी दवाई ले रहा है? सॉरी, उसका पहले तो नाम याद था लेकिन अब नहीं। स्टेटलाइन होगी, सर्टलिन वगैरह या इस तरह का कोई तो नहीं है क्या? सर्टलिन एक दवाई लेता है दिन में या नहीं? एक टैबलेट लिखता है। पहले वो 10 मिलीग्राम की दी थी। ओके। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपकी एज बहुत, अभी तो आप इतने यंग हैं, हम काउंसलिंग के ऊपर भेज देते हैं। फिर वहाँ से भी वो थोड़ा सा सेटल हुआ, लेकिन फिर वही काउंसलिंग हुई है उसकी? काउंसलिंग हुई है? 20 कर दिया। जब से PhD स्टार्ट की है अब से वो 30 की कर दी है। वो कहने लगा मम मैं कोप नहीं कर सकता। काउंसलिंग की है उसकी? काउंसलिंग हुई है? हाँ काउंसलिंग की है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी फैमिली। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्यों होता है। बहुत अच्छा सवाल है आपका और इस बात में हम बात करेंगे बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आंटी आपके सवाल का। डॉक्टर साहब आपको आंसर करेंगे, आप प्रोग्राम देखते रहिए। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम, सुन रहा हूँ जी। अब मैं ये आपसे बात पूछना चाहती हूँ। आज 4-5 दिन हो गए मुझे कमर की सीधी साइड पे बहुत दर्द है, और दर्द कमर के अंदर नहीं है, साइडों पे है। थोड़ी देर होती है साइडों से इधर हो जाता है, मैं बिल्कुल जिस तरह जमीन पे ओकड़ गई हूँ इस तरह हो जाता है, ऊपर नहीं होया जाता मुझसे। मैं डॉक्टर के पास भी गई हूँ तो उसने कहा शायद मसल पैन हो या कुछ हो, पैरासीटामोल खाओ और ये क्या नाम है आईब्रोफन लगाओ। तो ये मुझे बताएं ये किस वजह से है? मुझे आराम नहीं आ रहा। आपका नाम क्या है जी, इफ यू डोंट माइंड? जी मेरा नाम शमीम है। शमीम साहबा, आपकी उम्र क्या है पता है मुझे? 83 जी 83 years of age। आपको ये पहले कभी हुआ है? जी थोड़ा बहुत आते होता रहता है, मगर मैं अब ज्यादा हो गया इस वजह से कोई पता नहीं, वजन भी मैंने कोई नहीं ऐसा उठाया, कोई चीज नहीं, बस ये घर का काम तो खुद ही कर लेती हूँ। अच्छा, ये आपने जो महसूस किया पेन, कैसे महसूस किया? क्या आप सुबह उठी और आपको अचानक फील हुआ या आप कोई चीज उठा रही थी? सुबह उठी हूँ, मुझे उठा नहीं गया। फिर मैं बेड को पकड़ के ऐसे उठी हूँ तो फिर बिल्कुल ओकड़ गई हूँ। मैं डॉक्टर के पास भी गई हूँ तो मुझसे चला नहीं जाता था, तो उसने बहुत मुझे ये बहुत तकलीफ है। और ये आपको उस जिस सुबह हुआ है उस दिन से पहले आपने क्या करा था? क्या एक्टिविटीज थी आपकी? मैंने क्या मतलब कुछ खाने पीने से? नहीं, कोई चीज आपने कोई काम किया था उस एक दिन से? तो मैंने काम तो मुझे आदत है ना काम करना, छोड़ती ही नहीं हो ना। अच्छा, घर के काम का ही तो करती रहती। ठीक है, थैंक यू, आई विल कम बैक टू यू। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे पास तकरीबन 4 से 5 मिनट हैं और ये 2 सवालात हैं आपके पास। मैं एंग्जाइटी का टॉपिक हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं उस पर पहले बात करना चाहूँगा। और उन्होंने सवाल बड़ा अच्छा किया, बड़ा इट्स ओपन क्वेश्चन। और उन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा कि जो कि यूनिवर्सिटी में है और वो PhD कर रहा है, काफ़ी लायक है माशाल्लाह, और वो उसको एंग्जाइटी का इशू है। एंग्जाइटी बेसिकली एक टर्म, मैं सबसे पहले डेफिनेशन वाइज बताऊंगा कि जो एक टर्म यूज़ होती है वो एंग्शियस होने को कहती है। मतलब ये कि आप किसी भी मामले में एंग्शियस हो जाएं, घबरा जाएं, उसको सोचते रहें। ये सबसे पहले तो ये एक तकरीबन एक मफहूम है एंग्जाइटी का। एंग्जाइटी हमारे दिमाग में, हम सब एंग्शियस होते हैं इन सर्टेन सिचुएशन। एंग्जाइटी इज़ प्रीटी नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू हैव। हर इंसान एंग्शियस होता है।
मुख्तलिफ सिचुएशन में, फ़र्ज़ करें किसी परेशानी में, तबीयत ख़राब है, बच्चों की तबीयत ख़राब है, बेगम की तबीयत ख़राब है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो घबराना एक नॉर्मल सा एक सिनेरियो है। प्रॉब्लम ये आती है, जो हम एंग्जाइटी की डिटेल हम क्लिनिकल टर्म में ज़्यादा करते हैं, वो ये है कि जब ये ओवरडोज हो जाती है। फ़र्ज़ कीजिए कि एग्ज़ाम किसी का है, उसमें घबराना एक नॉर्मल है। हम सब एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा एंग्शियस होते थे, घबराते थे, नींद नहीं आ रही, लेकिन वो फिर आहिस्ते आहिस्ते जब वो सिचुएशन चली जाती है, यू बिकम बेटर। प्रॉब्लम एंग्जाइटी का जो आज हम क्लिनिकली डिस्कस कर रहे होते हैं, वो ये है कि जब एंग्जाइटी या घबराहट इस कदर हो जाए कि वो आपके डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करने लग जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर से बाहर ना निकला जाए, शादी ब्याह में ना जाया जाए, दोस्तों से ना मिला जाए, रात को नींद नहीं आना, ये तमाम एंग्जाइटी की ओवरडोज हो गई है, बेसिकली ज़्यादा हो गई है। ये नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉब्लम आपका हो गया और ये आपकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रही है। जैसे कि अभी हमारी कॉलर ने अपने बच्चे की एग्जांपल दी थी, एंग्जाइटी के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। अब ज़ाहिर है मैं उनके बेटे को पूरी तरह जानता नहीं हूँ, ना मैंने उसकी पूरी तफसीली हिस्ट्री ली है, क्योंकि इसमें तफसीली हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन जहाँ तक उनकी बातों से लगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज़ करेंगे उनके बेटे को, कि हो सकता है क्योंकि ही इज़ अ हाई परफॉर्मर, ही इज़ डूइंग अ PhD, पढ़ाई और दूसरे मामलात होते हैं, अक्सर ये चीज़ें भी आपको एंक्शस कर देती हैं। मे बी आप अपने से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है आपकी, या हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जहाँ भी वो जाते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा मसला हो जाए टीचर्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ, कि वो भी उनके दिमाग में प्ले अप करता है। प्रॉब्लम यह है कि हम एक बहुत ही ककून सोसाइटी, मैं UK की बात करूँगा इस वक्त, में रह रहे हैं। ग्लोबली भी ये हो चुका है, लेकिन ज़ाहिर है हम इस माशरे में रह रहे हैं तो मैं इसी की बात करूँगा। बड़ी ककून सोसाइटी है जहाँ पे बहुत बच्चे प्रोटेक्टिव वे में बड़े होते हैं और उनको एक सर्टेन एज तक बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता दुनिया का और चीज़ों का। तो ज़ाहिर है जब वो ओवर प्रोटेक्शन होती है चीज़ों में, स्कूल में, हर जगह पे, तो खुदा न खास्ता ज़रा सा भी कोई आगे पीछे बात होती है तो वो ज़्यादा घबरा जाते हैं, और शायद वही घबराहट जो है वो बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर देती है, और हर थोड़े दिन बाद वो चीज़ फ्लेयर अप होती है छोटे छोटे इंसिडेंट से, और वो ज़िंदगी में बड़े मसले खड़े कर देती है। अब आपने पूछा कि एंग्जाइटी क्या है, तो मैंने एंग्जाइटी का बताया ये। अब इसको डील किस तरह किया जाता है, इसको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना। ये इतनी पर्सनल चीज़ है कि हम चले मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, शायद मैं तो बता दूँ कि किसी को एंग्जाइटी हो रही है या उसके सिम्टम्स एंग्जाइटी के, लेकिन अदरवाइज़ जब तक आदमी ख़ुद नहीं बताएगा तो ये पता नहीं चलता। तो सबसे पहली मेरी एडवाइस लोगों को ये होती है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए एंक्शस हो रहे हैं आप, और एक कंटिन्यूसली एंक्शस हो रहे हैं, और वो एंग्जाइटी आपके दिन रात और आपके डे टू डे चीज़ों को अफेक्ट कर रही है, तो सबसे पहले इसको एडमिट करें, बोलें हाँ भाई मुझे शायद एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो गया है, और इसको एड्रेस करने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्सर लोग नॉन स्पेसिफिक बॉडी सिम्टम्स के साथ डॉक्टर्स के पास आते हैं, उनको प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन क्योंकि एंग्जाइटी हो रही होती है तो कभी कहेंगे हमें यहाँ दर्द हो रहा है, कभी कहेंगे यहाँ दर्द हो रहा है, कभी बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ। ज़ाहिर है हम डॉक्टर्स हजरात जो होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पता चल जाता है थोड़े दिन में कि हाँ यार ये शायद, और तो हम उसको मेंशन करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारी प्रेजेंटेशंस होती हैं एंग्जाइटी की, लेकिन मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि जो पेशेंट या जो लोगों को एंग्जाइटी होती है, वो ख़ुद इसको सबसे पहले तो तस्लीम करें कि भाई एंग्जाइटी का मसला है, वी नीड सम हेल्प, और इसकी कोई मैजिक क्योर नहीं है कि एक दवाई ली और एंग्जाइटी आपकी फारिग हो जाएगी। उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और आप अपने एंग्जाइटीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डेट का प्रॉब्लम है, किसी ने कर्ज़ लिया हुआ है, किसी के जॉब के कोई इश्यूज़ चल रहे होते हैं, स्कूलों के इश्यूज़, यूनिवर्सिटीज़ के इश्यूज़, जो भी इशू है उसको टैकल किया जा सकता है। ज़िंदगी में हर चीज़ जो है ना वो सॉल्व हो सकती है इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड टू सॉल्व इट। अगर आप डिटर्मिन्ड नहीं है सॉल्व करने के लिए, अगर आप उस चीज़ पे गिव अप कर देंगे, तो ज़िंदगी में कोई चीज़ भी सॉर्ट आउट नहीं हो सकती है। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है इस मौजू पर हमने वैसे तो पहले बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की है, और आपने जो इसकी क्योर बताई है, ज़ाहिर है कि जो आपने कहा कि ओवर द काउंटर तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, अभी हम एक मुख्तसर सर से वक्फे पर जाएंगे, लेकिन आप जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप हमें सवालात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद होंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर बाज़ औक़ात
बात आपसे ये प्रोग्राम मिस हो जाए तो आप हमें हमारे ईमेल के ज़रिए भी अपना क्वेश्चन जो है वो रेज़ कर सकते हैं। हमारा जो डिजिटल मीडिया है उसके ज़रिए भी आप अपना क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, डॉक्टर इमरान गौर साहब जहाँ होते हैं या दूसरे कोई भी जीपी जो हमारे स्टूडियो में मौजूद होता है वो आपको इंशाल्लाह उसका आंसर करेगा। तो अभी हम एक छोटे से वक्फे पर जा रहे हैं। वक्फे के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आपसे एक थोड़ी सी देर के बाद दोबारा मुलाकात होगी। छोटे से वक्फे के बाद आपको प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी के सेगमेंट आस्क ए जीपी में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम जब हमने शुरू किया उसमें हमने कोविड को डिस्कस किया, मंकी पॉक्स वगैरह की भी हमने बात की, आपने सवालात लिए। तो अभी ये जो एंग्जाइटी है, ज़ाहिर है ये जो है ना बड़ा वसी टॉपिक है, लेकिन मैं चाहूँगा मेरे जहन में एक दो सवालात हैं वो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन जो दूसरे कॉलर थे अगर आप उनको पहले आंसर कर दें तो उसके बाद फिर मैं ये एंग्जाइटी। हाँ, हमारे शमीम साहिबा हैं जिन्होंने फ़ोन किया कि उनको बैकएक का प्रॉब्लम हुआ और वो सडनली शी वोक अप विद सडन बैकएक और स्टिफनेस इन राइट साइड, और फिर वो काफ़ी स्टिफ हो गई, उनसे चला नहीं गया। एक्चुअली इस तरह के बैकएक को हम मैकेनिकल बैकएक बोलते हैं और इस पर हमने काफ़ी दफ़ा बारहा बात भी की है। ये बैकएक ज़्यादातर जो है वो एक्टिविटीज़ करने के बाद या एक्टिविटीज़ करने के दौरान लोगों को होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स कोई चीज़ उठा रहा है और सडनली उसको एक हम जिसे कहते हैं चुक आ गई, ये बेसिकली ये वही वाला बैकएक है। ज़ाहिर है उनकी एज शी इज़ 83, so mashallah she doing the work as yeah well. she's mashallah household things, mobile and doing everything household, so very good. लेकिन डेफिनेटली एज के साथ साथ वेयर एंड टेयर होता है जॉइंट्स का, ख़ास के बैक, हिप, नीज़, क्योंकि दे आर वेट बेयरिंग जॉइंट्स, पूरी ज़िंदगी हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो ज़ाहिर जॉइंट भी घिसते हैं। तो ये ज़रूर आपके जॉइंट भी घिसे होंगे। लेकिन जो एडवाइस है मेरी इस तरह के मैकेनिकल बैकएक की, फ़र्ज़ करेंगे अगर जिसको भी ये अचानक होता है, फ़र्ज़ कीजिए जिस सुबह आप उठे और आपको बैकएक हुआ, उस सुबह आप टेक इट ईजी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कोई लिफ्टिंग, पुशिंग, कोई भी ऐसी किस्म की एक्टिविटी ना करें, आराम करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई घर में आपके कोई टॉपिकल जेल वगैरह लगा सकता है उस जगह पे वो टॉपिकल जेल लगा लें। एक पोस्चर में ना बैठें, फ़र्ज़ कीजिए जैसे हम अभी बैठे हुए हैं, ये ना कि आप 2-2 3-3 घंटे बैकएक के साथ इस पोस्चर में बैठ जाएं टीवी देखने के लिए, वो भी आपको नुकसानदेह है, तो वो ना करें। सिंपल जेंटल बैक एक्सरसाइजेज कुछ होती हैं जो कि आप कर सकते हैं। वॉर्म कॉम्प्रेसेंट आप लगा सकते हैं या वॉर्म बाथ ले सकते हैं अगर आपसे लिया जा सके, या शावर ले सकते हैं। इसके अलावा ओरल मेडिकेशंस आती हैं लाइक पैरासीटामोल, अगर न्यूरोफिन ले सकते हैं तो न्यूरोफिन ले लें, और ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू होता है। की थिंग ये है कि इसमें अचानक झुके ना, पुश ना करें, कोई एक पोस्चर में ना बैठें। अक्सर अगर ये फ़र्ज़ कीजिए कि हफ़्ता 10 दिन से ज़्यादा रहता है सेम इंटेंसिटी के साथ, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, वो आपको स्ट्रॉन्गर मेडिकेशन भी दे सकता है और वो आपका चेकअप करके आपको इसके बारे में नेक्स्ट स्टेप भी बता सकता है, लाइक एक्सरे और फिजियोथेरेपी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एंग्जाइटी की हम बात कर रहे थे, तो बीइंग ए जीपी डॉक्टर, ज़ाहिर है यू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट, तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपका हुआ होगा लोगों के साथ। तो अभी जिस तरह जो हमारे कॉलर थी खातून, उन्होंने बता रही थी कि उनके बेटे को ज़ाहिर है उन्होंने फिगर आउट किया एंग्जाइटी, तो आप इस हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे? क्योंकि बाज़ का जो फैमिलीज़ के अंदर है, जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो चीज़ों को शेयर नहीं करते, उसकी ज़ाहिर है कई वजूहात हैं। तो आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा है कि को बच्चे या इवन बड़े भी कि जिन्होंने अपने करीब जो लोग थे, वालदैन हो गए या कुछ दोस्त हो गए, उनके साथ शेयर नहीं की, लेकिन जीपी के साथ उन्होंने फिर चीज़ें शेयर की और फिर वो बैक टू नॉर्मल भी आए? और शायद उसकी एक वजह ये भी होती है कि जो आपकी पर्सनल हिस्ट्री होती है वो अंडर द लॉ प्रोटेक्टेड होती है, कि वो ज़ाहिर विदाउट कंसेंट आप पेशेंट के शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जैसे कि किसी यंग पेशेंट की ही एग्जांपल ले लें, जैसे कॉलर ने बताया उनका बेटा है, तो इसी तरह की यंग कॉलर में जो यंग बच्चों में जो अक्सर चीज़ देखी गई है हमने, वो बाज़ दफ़ा स्टडी की अपनी एंग्जाइटीज़ होती हैं कि प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग वेल, प्रेशर ऑफ ग्रेड्स। बाज़ लोगों को प्रेशर ये होता है कि वो सोचते हैं कि अब हमारी यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली है, हमारे पास जॉब नहीं है, हम क्या करेंगे। तो मुख्तलिफ़ किस्म की रीजनिंग होती है। बाज़ लोगों को इश्क हो जाता है, किसी से मोहब्बत होती है, उनको पता होता है कि ये प्रॉब्लम है, शादी नहीं कर सकते या साथ नहीं रह सकते, या कोई सेपरेशन हो जाती है, इस तरह की चीज़ें। तो ये भी एक बहुत बड़ा ही कॉमन रीज़न है कि
यंगस्टर्स में जो है ना वो एंग्जाइटी को वो करता है, या फिर बाज़ दफ़ा इवन अमंग योर कोलीग्स यू नो पीयर प्रेशर्स होते हैं बहुत से, स्पेशली आजकल जो सोशल मीडिया है वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, क्योंकि स्पेशली स्कूल्स वगैरह में जो टीनेजर्स हैं उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, हर जगह आजकल तो आपको पता है ग्रुप्स हैं, और वो उसमें बुलिंग हो जाती है। साइबर बुलिंग जो है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के, किसी के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट्स दे देते हैं और बच्चे ये बड़ा सीरियस लेते हैं। एक्चुअली सभी सीरियस लेते हैं, नॉर्मल सी बात है, लेकिन दे टेक इट टू द हार्ट एंड इट कैन हैव लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। और बाज़ दफ़ा जो टीनेजर्स होते हैं वो डिलिबरेटली ग्रुपिंग में या इंडिविजुअली से नास्टी थिंग्स टू समवन एल्स एंड टू कॉज देम हार्म। एक तो ये चीज़ जो है ना एक नया फिनोमेना है आजकल के दौर में, एंड इट्स कॉजिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन स्कूल गोइंग किड्स, स्पेशली टीनेजर्स या जो 18-19 साल के बच्चे हैं, और उसकी वजह से भी एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा इजाफा। तो ये ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक मेरा क्वेश्चन वहाँ है कि वो शेयर करते हैं जीपी के साथ, उसकी क्या रीज़न है वो हम आपसे पूछेंगे। लेकिन अभी एक कॉलर हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं, वो आपसे क्या सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब से आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछता हूँ कि मुझे बीमारियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे तकलीफ ज्यादा है, जो पेटा ही फार पे जानी। क्या होता है? सॉरी, पेटा ही फार पे जानी, फार समझ हो? दोबारा बताएंगे जरा। जी, पेट में गैस हो जाती है? पेट में गैस तो है मेरे में, सही है, लेकिन वो जब मैं बैठता हूँ, जब काम करता हूँ, बैठने में वो ब्लो अप हो जाता है। अच्छा, फ्लैचुलेंस है आपको। ओके, आई गॉट इट नाउ। ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा ठीक है, ओके ठीक। उसकी कोई दवाई देना। आपकी उम्र क्या है? वो डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ तो वो बोलता है कि मैं तुझे स्कैन के लिए भेजूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कोई फायदा नहीं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। शरीफ साहब, आप की उम्र क्या है? उम्र मेरी 70 है। 70। और आप दवाई कौन कौन सी लेते हैं? आपकी बीमारियां क्या क्या हैं? दवाइयाँ मैं बहुत सारी लेता हूँ कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, एंड ब्लड प्रेशर भी है और डायबिटीज भी है। और आपको ये जो फ्लैचुलेंस का जो आप बता रहे हैं मसला, ये कब से है? ये तकरीबन मुझे 10 मंथ हो गया है। ठीक है। और आप ये जो मैंने कैमरा भी सताया है, वो बोलते हैं कि उधर में क्लियर है, कोई चीज नहीं आ रही, लेकिन मुझे जब मैं बैठता हूँ, मुझे खाना खाता हूँ तो फार पै जाती है। अच्छा, आपको आपके जो वो है कोई दवाई दी है इसके लिए? इसके जो लिए दवाई तो उन्होंने कुछ दी थी, एक दफा दी थी उन्होंने गोली, लेकिन वो काम नहीं करती, लेकिन उन्होंने फिर बंद कर दी। तो मैं गया था डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला कि सीटी स्कैन कराएंगे तो फिर पता चलेगा, लेकिन सीटी स्कैन मैंने कराया भी है, पहले भी तकरीबन 1 साल हो गया है। जी। अच्छा, आप डेंचर्स पहनते हैं? दांत आपके अपने हैं, असली हैं या नकली? जी, आपके जो दांत हैं, दांत वो असली हैं कि नकली? आप डेंचर्स पहनते हैं, कुछ पहनते हैं दांतों में? दांत असली है। असली हैं दांत आपके, बिल्कुल सारे हैं? जी हाँ, कोई एक हार्ड जड़ी है पिछले पीछे से सही पट्टी हुई है, और सब ठीक है। ठीक हो गया शरीफ साहब। डॉक्टर साहब आपको आंसर करते हैं, आप प्रोग्राम देखते रहे, इंशाल्लाह आपको जो है वो डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ हैं और उनसे भी पूछते हैं कि वो आपसे क्या सवाल करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैंने वालेकुम डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरी उम्र 62 है और मैं हार्ट की और शुगर की मरीज हूँ, लेकिन शुगर के लिए कोई टैबलेट नहीं ले रही, लेकिन हार्ट के लिए मैं लेती हूँ बाइसोप्रोलोल, और ब्लड प्रेशर के लिए लेती हूँ कांडेस्टाटन और अमेलोडोपेन लेती हूँ 5 मिलीग्राम और 32 मिलीग्राम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि दिस मॉर्निंग मैंने लिए सर्ट्रालिन 50 मिलीग्राम। आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। इस वक्त आके मुझे काफी हाई ब्लड प्रेशर है, साथ जैसे वो चेस्ट में पेन तो नहीं है, जैसे कहते वो होती है ना जलन और टाइटनिंग, और मैं 2 बार टॉयलेट भी हो आई हूँ, और पेट में ऐसे लगता है जैसे गरम गरम पानी जैसे हो। तो मैं पूछ रही थी कि इसके लिए कोई चीज ले सकती हूँ? डॉक्टर ने मुझे कहा ये सर्ट्रालिन लेनी है 50 मिलीग्राम,
तो मैंने सुबह 10:30 बजे ये ली है। उस वक्त तो नहीं महसूस हुआ, आहिस्ता आहिस्ता मुझे कुछ अपसेटनेस महसूस हो रही थी, तो मैं समझी शायद थकन की वजह से है। फिर आज ऐसे आपने हुआ पहली दफ़ा ली है ये दवाई? जी जी फर्स्ट डे। ओके, अब आपको ज़ाहिर है किसी वजह से ही लगाया होगा इस दवाई पे, ठीक है? जी, वो इसलिए लगाया कि मैं पैनिक हो जाती हूँ, डिप्रेस हो जाती हूँ, तो वो मैंने डॉक्टर से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ये आप लेना शुरू करें। तो मैंने पहली बार ली है, तो पहले सुबह मैंने 10:30 बजे ली, उन्होंने कहा था एक टाइम मुकर्रर कर लें, तो मैंने सुबह 10:30 बजे का टाइम चुन लिया, मैं रखे, और बाद में उसके बाद मेरे मैदे में को हल्की सी जिससे वो दर्द शुरू हो गया, मैं आपको इसके स्टेबल हो गया। मैं आपको इसके आपको एंजाइटी का तो अब जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, डू यू सफर फ्रॉम एंजाइटी एज वेल? जी एंग्शियस होती हैं आप? बहुत होती हूँ। पैनिक अटैक वगैरह होते हैं आपको? जी हाँ, जब भी मैं कहीं मार्केट में जाती हूँ सौदा खरीदने के लिए, या कहीं किसी से भी जैसे होता है जैसे वहाँ से जल्दी निकल जाऊँ, जल्दी कर लूँ, हर चीज में हरी में करती हूँ, एंग्जाइटी तो वगैरह इस वजह से मुझे बहुत मसला बनता है। सांस का फूलना? मेरा जी जी सांस फूलती है जब एंजाइटी होती है तो? हाँ, वो सांस चढ़ जाता है, जैसे सांस नहीं होता, जैसे थकन थकन हो ऐसे। ये आपको जो एंजाइटी अटैक ज़्यादा होता है और यू फील डिप्रेस्ड मोर, मेरा कहने का मकसद ये है कि अक्सर लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन साथ चलता है, लेकिन बाज़ लोगों को एंजाइटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे वो रश में जाते हैं, घबराहट का होना, दरवाजे से बाहर निकल के घबराहट होना, छाती में दर्द होना रात में, हाथों में टिंगलिंग का होना, सांस का चढ़ना, आपको ये ज़्यादा होता है या कि आप यू जस्ट फील लो डाउन टीयरफुल मोर? दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा है? हाँ, मुझे ये सैडनेस भी होती है बहुत ज्यादा, बात कर बैठी बैठी ऐसे दिख जाता है कि रोने लग जाऊं, लेकिन मुझे जब भी मैं कहीं जाती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ, लेकिन मैं हर चीज इससे जल्दी जल्दी करती हूँ, जैसे मैंने वहां से भागना हो। बिल्कुल। और सौदा भी लूंगी जल्दी जल्दी, ऐसे लगता है जैसे मैं बहुत रश में हूँ। मेरी फैमिली भी कहती है तुम ऐसा क्यों करती हो, लेकिन मुझे ऐसा होता है जैसे हार्ट थ्रोबिंग ज्यादा होने लग जाती है, पब्लिक में जाऊं तो हर चीज में जल्दी जल्दी करने लग जाती हूँ। तो कब से हुआ है ये आपको? ये हुआ सॉरी, कब से है ये मसला आपको? कितने दिन हो गए? ये काफी सालों से है मुझे, ये अब ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपका कुछ मैं अगर क्विकली पूछना चाहूँ, आप काम करती हैं या हाउसवाइफ हैं या क्या? मैं इस वक्त तो हाउसवाइफ हूँ, लेकिन सारी जिंदगी मैंने जॉब की है। और एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू थिंक which have contributed to it or triggered it? I don't know. A few years ago, when I started living with my brother and his wife, so I always tried to finish work in time, and I was trying to do more quicker than I could do. But after that, I settled down in my own life, but I still do the same thing. Besides, I tell myself, don't be like this. Don't do this. I couldn't pass my even driving test because I became so anxious and nervous. I don't know what to do. आपने काउंसलिंग करवाई है? Sorry? काउंसलिंग? नहीं, काउंसलिंग तो नहीं मैंने करवाई, लेकिन ये मुझे खुद नहीं समझ आता कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। कोई मसला नहीं है, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वॉच द प्रोग्राम और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको इसमें करेंगे। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मेरे पास भी है, वो भी इससे रेलिवेंट है। हमारे एक दोस्त हैं जानने वाले, बड़े अच्छे, ही इज़ वेरी एक्टिव, बहुत अच्छा, वो खेल कूद करते हैं, घूमते फिरते हैं, सेहत बिल्कुल सही है, लेकिन उनको हाइट फोबिया है और जो ही कहीं ऊंचाई पर जाते हैं तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो डू यू थिंक कि वो भी फिर इस वजह से एंग्जाइटी और इस तरह की चीज़ों में? हाँ, ये भी एक तरह की एंग्जाइटी है, बहुत कॉमन है। फ्लाइट का फोबिया होना, हाइट का फोबिया होना, ये बड़ा कॉमन इशू है और इसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। बहरहाल बहुत एक दो सवाल हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माशाल्लाह। उधर से हमें जो जब हमने बात शुरू की थी तो उसके अंदर भी देखें, अभी हालांकि उस चीज़ की मैं आपसे वही चाहूँगा कि आप प्लीज़ उसमें ये भी ऐड कर दें कि जिस तरह अभी इन्होंने एक बात की, डेफिनेटली ऑन स्क्रीन उन्होंने बिल्कुल एक शार्ट सी बात की जो अपनी फैमिली के हवाले से उन्होंने शेयर की है, लेकिन जब जीपी के पास और काउंसलिंग करते हैं तो वो कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटेक्टेड होती है। इवन दो के कोई क्लाइंट कहता है कि जी आपने यू डोंट हैव टू शेयर विद माय पेरेंट्स, तो किस हद तक उसका ख्याल रखा जाता है? मैं ये जो अभी हमारी कॉलर थी, काफ़ी तफसीली बात हुई और हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, मैं इनकी पहले बात का जवाब देना चाहूँगा। और सबसे पहली बात तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने आके इतनी खुल के इस मौजू पे बात की। ख़ास के एशियन कम्युनिटी में हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं
और स्पेशली स्क्रीन पे आके इतने मज़े से बताना सारी चीज़ों को, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, एक्चुअली इनकरेज करना चाहिए। उसकी वजह मैं ये की है कि हमारे प्रोग्राम का मकसद भी ये किया है कि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो इसका, जो शायद इन्हीं की तरह से सफ़र कर रहे होंगे लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा सकते और फ़ोन करते हुए रिलक्टेंट होते हैं। तो आई थिंक इन्होंने इनके सवाल से बहुत दूसरे लोग को भी फ़ायदा होता है, जो कि शायद फ़ोन करने में झिझकते हैं या डरते हैं। तो बहरहाल उन्होंने एक सवाल किया कि मुझे जो सवाल असल पहला जो उनका सवाल का हिस्सा था वो ये था कि डॉक्टर ने उनको एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, जो कि सर्टलिन एक बहुत कॉमन एंटी डिप्रेसेंट है, उस पर स्टार्ट कराया है। और पहले दिन उन्होंने जब ली तो उनको कुछ पैल्पिटेशन सी और डिफरेंट तरह के साइड इफ़ेक्ट फील हुए। पहले तो मैं उनको ये बोलूँगा कि ये एक बड़ा कॉमन सिनेरियो है कि जब लोग एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट करते हैं तो हफ्ता 10 दिन उनको थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग होती है या कोई प्रॉब्लम से आते हैं, ये अनकॉमन नहीं है। तो मैं उनको ये चीज़, पहली बात तो उस मेडिसिन के बारे में मैं ये कहूँगा कि फ़र्ज़ कीजिए अगर वो सुबह ले रही हैं तो मे भी शाम में, रात में लेना शुरू कर दें सोने से पहले, और उसकी टाइमिंग चेंज कर लें, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली लें, कम से कम 2 हफ्ता लेके देखें। ज़्यादातर लोगों को जो साइड इफ़ेक्ट है 2 से 3 हफ्ते में वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इतनी घबराने की बात नहीं है। अनटिल लेस वो अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करें। आजकल तो लोगों के पास मशीन होती है। इफ़ इट्स नॉर्मल देन नथिंग टू वरी, जस्ट कैरी ऑन विद द मेडिकेशन। एंड लेकिन उनकी जो हिस्ट्री थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि उनको कुछ अरसे से एंग्जाइटी भी है, यानी कि भीड़ में जाने से घबराहट का होना, कोई काम करने से पहले घबराहट का होना, या इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई, जो कि एंग्जाइटी अटैक की एक निशानी है। ज़ाहिर है जैसे कि हम बात कर रहे थे कि काफ़ी सारे इसके फैक्टर होते हैं। मेरे ख्याल में हमारे पास कॉलर है, उसके फैक्टर पे हम इस बात करते हैं। हम एक कॉलर है हमारे साथ, उनको ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हॉलैंड से बोल रही हूँ। आपके प्रोग्राम को हमेशा फॉलो करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज मुझे खुद भी ज़रूरत पड़ रही है पूछने के लिए, तो क्या मैं ये सवाल कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। अच्छा जी, मैं लास्ट ईयर पाकिस्तान गई थी, तो वहाँ पे मुझे कोलेस्ट्रॉल की कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उस पे वहाँ पे मुझे डॉक्टर ने एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, रोवेस्टा 5 मिलीग्राम। जी जी। तो उसे मेरा ये था कि इस्तेमाल मैंने किया, मुझे वो रेगुलर हो गया था मेरा जो कोलेस्ट्रॉल था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि नहीं, आपको ये कैरी ऑन करना चाहिए, इसको रोकना नहीं है जी। तो उसने मुझे मसल्स में बड़ा प्रॉब्लम शुरू कर दिया है, तो उसके लिए उसने एक और मुझे मेडिसिन कल परसों लिख के दिए जिसका नाम है एसिटामाइब, वो 10 मिलीग्राम की है। और अब मुझे समझ नहीं आती है कि मैं ये रोवेस्टा छोड़ के उसको स्टार्ट करूं कि ना करूं। आपके डॉक्टर ने क्या बोला है आपको? मैं डॉक्टर ने कहा कि अगर ये ट्राई करो, ये हो सकता है कि ये तुम्हें वो फेवर करते हैं ना, हो सकता है कि ये बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने रोजुवास्टैटिन ली, उससे मसल्स में एक हुआ है और डॉक्टर ने एक मेडिसिन और ऐड कर दी है। ऐड नहीं की, उन्होंने कहा वो बंद कर दो, वो बंद करके करो। लेकिन आपने ये जी 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 आपने ये मेक श्योर किया है कि ये जो बदन में दर्द था रोजुआ की ही वजह से था? जब उसका तरीका ये होता है कि आप स्टॉप करते हैं, यू गिव अ गैप फॉर फ्यू वीक्स and the pain disappears or get much less. आपने ये किया है? जी मैंने ये किया है, मैंने इसको 2 माह तक बंद रखा है। उन्होंने मुझे कहा था 4 वीक तक रखो, मैंने 2 माह तक बंद रखा है। साथ में एक्सरसाइज की है, साथ में मैंने नेचुरल प्रोडक्ट जो है हमारी हैंडरसन ये चीजें भी इस्तेमाल की हैं। पेन बेहतर हो गया था? दर्द का तो फर्क मुझे पड़ गया था, लेकिन उसमें जब मैंने अब रिसेंटली चेक कराया ना अपना ब्लड टेस्ट, तो उसमें जो मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई था तो 6.17 आया। लेकिन दर्द आपका ये कंफर्म है कि वो दर्द साइड इफेक्ट था? ठीक है जी जी, बस ठीक है मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपको माशाल्लाह लोग जो है इंटरनेशनली भी देख रहे हैं और उन्होंने जो बात की वो हमारे लिए भी एक इंकरेजमेंट है। और अभी हमारे पास हैं 3 मिनट और आपके पास मेरे ख्याल 3 सवाल। जी हाँ, मैं सबसे पहले जो हमारी कॉलर थी जिन्होंने एंग्जाइटी का बोला था उनको मैं क्विकली बता दूँ कि अपनी सर्टिलिन की टाइमिंग चेंज कर लें, और उन्होंने काउंसलिंग पता नहीं उन्होंने शायद नहीं की है, तो काउंसलिंग ज़रूर कर लें। और काउंसलिंग जो है ना वो अपने दिल का हाल किसी को बताना और उसकी कोपिंग स्ट्रेटजी का नाम है बेसिकली। अगर आपके कोई जानने वालों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में कोई ऐसा है आदमी जो इस काबिल है कि जिससे कि आप वो चीज़ें शेयर कर सकती हैं, तो मैं उनको ज़रूर बोलूँगा कि सर्टिलिन लेने के साथ साथ वो उस आदमी से चीज़ों को शेयर भी करें, बात करें
और उसकी डिफरेंट कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ भी आपको सिखाई जा सकती हैं। अगर नहीं है तो अपने जीपी से रब्ता करें, मेरे ख्याल में काउंसलिंग ज़रूर करें और सेटलिन की टाइमिंग चेंज करें, 2-3 हफ्ते देखें, अगर उससे भी साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो आप फिर अपने डॉक्टर से रुजू करें और वो उसको शायद चेंज कर दे। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। इससे पहले हमारे एक कॉलर थे मोहम्मद शरीफ साहब, जो कि 70 साल के हैं, और उन्होंने बताया कि उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, जिसमें कि हार्ट का भी प्रॉब्लम है, किडनी का भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम है, और पिछले 10 माह से उनको जो है वो फ्लैचुलेंस, गैस का ज़्यादा आना, अखराज होना, वो हो चुका है। अब देखें, ये जो फ्लैचुलेंस है, ये इट्स अ वेरी कॉमन एंड नॉर्मल फिनोमेना एक्चुअली, स्पेशली एज वी गेट ओल्डर। एंड इसके साथ साथ इसमें जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो डाइट की आती है। खाना बहुत तेज़ी से खा लें आप, वो उससे भी होता है। बाज़ खाने टाइप के खानों से होता है, मिर्ची वाले खाने, तेल वाले खाने, इन तमाम चीज़ों से। बाज़ दफ़ा जो है ये बाज़ दवाइयाँ भी फ्लैचुलेंस करती हैं, तो इनको इन तमाम चीज़ों के बारे में देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब खाना खाएं तो मुंह का, हम एक फ्लैचुलेंस जिस शख्स को ज़्यादा होती है तो हम एक चीज़ बताते हैं कि जल्दी जल्दी ना खाएं। और मैंने उनको एक चीज़ ज़रूर पूछी थी कि क्या आप डेंचर्स तो नहीं पहनते? अक्सर लोग जो डेंचर्स पहनते हैं तो उसमें भी एयर बहुत ज़्यादा जाती है। जी, 1 मिनट रह गया डॉक्टर साहब। तो ये ज़रूर चेक करा लें मुख्तलिफ चीज़ों को। लास्ट हमारी कॉलर थी जिन्होंने बताया कि उनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, रोज़ुवास्टैटिन लगाई, स्टॉप कर दी, एसिटामाइब लगाई। रोज़ुवास्टैटिन एक्चुअली बहुत अच्छी मेडिसिन है फॉर लेस एक्स एंड पेन्स। अब आपने एसिटामाइब शुरू की है, बिल्कुल रोज़ुआ को छोड़ दें, एसिटामाइब लें 2-3 महीने। इट इज़ नॉट एज़ पोटेंट एज रोज़ुआ, लेकिन आपके पास चॉइस अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ये लें। इसके अलावा बेनिकॉल या प्लांट स्टेनॉल, हर्बल चीज़ें मिलती हैं, वो ले लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो नाजरीन थे उनको जो है आंसर किया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त आज बहुत शार्ट रहा, आपके सवालात बहुत ज़्यादा थे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।